फिजिक्स का बेसिक जानेंगे, उसके बाद सेकेंड चैप्टर अपना यूनिट एंड डायमेंशन, फिर आएगा सम फंडामेंटल फोर्सेज, उसके बाद फिर मोशन वगैरह पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में जाएंगे। सो पहले हम आज जानते हैं कि फिजिक्स आखिर होता क्या है। हम जब फिजिक्स शुरुआत कर रहे हैं तो जाने क्या कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स के क्या क्या ब्रांचेज हैं, फिर आगे मैकेनिक्स क्या होता है। फिजिक्स में दो पार्ट होते हैं, एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या अंतर है, हम क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं और मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग डीप में थोड़ा जानेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आज बेसिक बताते हैं, फिर आगे अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या है, अपन फिजिक्स क्या जानते हैं। छोटा सा फिजिक्स के डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि फिजिक्स का डेफिनेशन कहता क्या है, आखिर हम फिजिक्स किस लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका एक क्या होता है, एक एम होता है पढ़ने का, उसका एक बेसिक पर्पस होता है। कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का एक पर्पस है, नाम क्यों रखा गया केमिस्ट्री, नाम से पता चल रहा है केमिस्ट्री मीन्स केमिकल की कोई बात होगी, ठीक है। बायोलॉजी का ये जो पढ़ते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट्स, तो उसमें बायोलॉजी का कुछ एम होता है, कुछ मकसद होता है, हम बायोलॉजी आखिर क्यों पढ़ते हैं। वैसे ही फिजिक्स है, तो फिजिक्स हम पढ़ते क्यों, तो फिजिक्स क्या है, अपने जो भी नेचुरल फिनोमेना है, जो भी नेचर है, इस सारे नेचर में जितने भी फिजिकल फिनोमेना है उसको ये डील करता है, उसको समझने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। जितने भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सारी नेचुरल फिनोमेनन होगी, जैसे फोर्स हो गया, मोशन हो गया, नेचर्स की जितनी लॉज हो गई, ठीक है, एनर्जी हो गया, एनर्जी का इंट्रैक्शंस हो गए, ये सारे किस में आते हैं, फिजिकल फिनोमेना है, ये सारे फिजिक्स में ही आते हैं, जितने भी फिजिकल फिनोमेना है। अच्छा, ये फिजिकल फिनोमेना जाने से पहले फिजिकल फिनोमेना होता क्या है, फिजिकल फिनोमेना होता क्या है। फिजिकल जो क्या है, हमारी आंखों से जितने भी फिनोमेनन, कोई भी हैपनिंग हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, या कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारी नज़रों के सामने जो दिख रहे हैं, जो मेजरेबल हो, जो हम देख सकते हो, वही क्या है, फिजिकल फिनोमेना है। कोई भी इवेंट्स हो रहा है फिजिक्स में, या इस दुनिया में, इस अर्थ में, इस यूनिवर्स में कोई भी फिनोमेना या कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं जो कि हम देख रहे हैं अपनी नज़रों से, उसी को अपन फिजिकल फिनोमेना बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल मीन्स ही जो क्या हो, मेजरेबल हो, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकें। वी कैन सी by our eyes and we can measure that physical objects, that physical body. It is known as physical phenomena. It is known as physical things. फिजिकल थिंग सिंपल से क्या है, जिस चीज़ को हम मेजर कर सके, जिस चीज़ को हम अपनी आंखों से देख सके, जो कि सिंपल सी बात है, जो कि इस दुनिया में मौजूद हो, जो भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद है फिजिकल चीज़ है। फिजिकली बोलते हैं ना, फिजिकली ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में, इस अर्थ पे ये चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स एग्जिस्ट कर रही है फिजिकली, इट मीन्स इस दुनिया में वो मौजूद है कि एक फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, फिजिकली एक होती है हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो दुनिया में मौजूद नहीं है, फिर भी हम कल्पना करते हैं, उसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लियर, चलते आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सियम्स वगैरह क्या होते हैं, तो देख रहे हैं। तो डेफिनेशन से शुरू कर दिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा अगर लेंथ ये हो जाएगा तो फिर पढ़ने में भी, देखने में भी आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो छोटा हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें डील करें। सो हम सोच रहे हैं बहुत कम से कम दे, कम से कम लाइन्स में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे। तो ये जो हम अपनी फिजिक्स का डेफिनेशन बोलें उसको हम बोर्ड पर लिखते हैं, फिर अपन एक एक करके टॉपिक के बारे में डील करेंगे। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोर्ड पे सारे कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, टॉपिक लिखूँगा, उसके जो कीवर्ड्स होंगे मैं नोट करूँगा और उसको मैं आपको समझा दूँगा। अगर किसी फ्रेंड्स को नोट्स चाहिए, रिटन नोट्स चाहिए, अगर पूरा कंप्लीट डेफिनेशंस के साथ चाहिए, न्यूमेरिकल के साथ चाहिए हैंड रिटन नोट्स, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको मैं नोट्स सेंड कर दूँगा। ओके, अभी हम देखें फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, बताया। उससे पहले मुझे बता देना था, साइंस के बारे में पढ़ लेना चाहिए था, साइंस का डेफिनेशन बताना चाहिए था, और कोई बात नहीं, फिजिक्स के बाद ही देख लेते हैं। शुरुआत करना चाहिए था साइंस से, पहले फिजिक्स से पहले साइंस का डेफिनेशन बता देना चाहिए था, बट कोई नहीं, अपन अब भी देखते थे साइंस क्या कहता है। साइंस जो बना है, हमारा नाम क्यों पड़ा साइंस, जो हम साइंस पढ़ते हैं, आखिर उस साइंस, उस किताब का नाम साइंस क्यों पड़ा, तो साइंस पढ़ने के पीछे एक कारण है। साइंस जो है वो निकला, एक लैटिन वर्ड है, उसका नाम है साइंटिया। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिससे साइंस बना हुआ है, और साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जो कि बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, मतलब जानना, समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड मीन समझना, जानना मतलब किसी चीज़ के बारे में जाने, कोई भी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकली उसके बारे में सोचते हैं, यही तो साइंस है। कोई भी चीज़, नई चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, नई चीज़ के बारे में हम खोज करते हैं, यही तो साइंस है। चाहे वो केमिकल के बारे में चेंज करें, चाहे वो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें, चाहे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में देखें, चाहे बायोलॉजी के, चाहे इस अर्थ के बारे में देखें, सारी तो क्या है, चाहे इस यूनिवर्स के बारे में देखें, सारी क्या है, साइंस है। स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज साइंस। तो साइंस का डेफिनेशन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूँ,
कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। यानी साइंस क्या एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट का मतलब क्या, किसी के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब क्रमबद्ध ढंग से समझना, जानना, ऐसे एक एक करके। अचानक जैसे मान लो फैन का आविष्कार हुआ तो अचानक फैन नहीं बन गया, ठीक है, इसके पीछे, इसके पहले बहुत सारे रिसर्च हुए होंगे, इसकी जो टेक्निकल कंसेप्ट है उस पर पहले लोगों ने काम किया होगा, उसके बाद से फैन बना। जो बल्ब बना था अचानक बल्ब बन के नहीं आ गया, पहले क्या हुआ, बल्ब की जो टेक्निकल कंसेप्ट है इसके बारे में लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लोग क्या करें, डे बाई डे रिसर्च करते गए और आगे डेवलप करते गए, नई नई चीज़ें आती गई, लोग इस दुनिया में डेवलप करते गए। अचानक एरोप्लेन नहीं बन गया, पहले क्या बना, पहले लोगों ने क्या बनाया, लकड़ियों से या और भी बहुत तरह मेटल से क्या बनाए, लकड़ियों से और भी बहुत सारे मटेरियल से क्या बनाए, उड़ने का बस ये जरिया बनाया कि कैसे हम उड़ सकें, ठीक है, कुछ ऊंचाई को हम तय कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होते गया, जेट प्रोपल्शन लगे, फिर से उसमें तरह तरह के इंजन्स लगे, उसमें लोगों ने क्या लगाया, कंप्रेसर वगैरह लगाए, ऐसे करके एरोप्लेन आज इस मुकाम पे है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है। पहले ही अचानक लोग कार नहीं बन गया, फरारी और मर्सिडीज़ नहीं बन गई, पहले लोगों ने पहिया बनाना सीखा, फिर पहिया को धीरे धीरे डेवलप करते गए, एक वैगन बनाना सीखा, तो वैगन को फिर इम्प्रूवमेंट करते करते और भी कार के फॉर्म में लाए, और आज हाई टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी या कार इस दुनिया में मौजूद है। वही बोलता है सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। तो क्या है, साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना, यानी इस नेचर का जितना भी फिनोमेना है, नेचर के अंदर जितने फिनोमेना है, नेचर को मैंने बताया फिजिक्स क्या है, फिजिकल फिनोमेना की बात करता है, और साइंस क्या है, ऑल नेचुरल फिनोमेना की बात करता है, जो कि साइंस में सारी चीज़ें आ जाती है। नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, सारे चीज़ का स्टडी करने को ही साइंस बोलते हैं, जितने भी नेचर के अंदर फिनोमेना हो रहे हैं, और उसमें से एक फिजिक्स छोटा सा पार्ट है जिसको फिजिकल फिनोमेना के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेचर में क्या है, इंसान चल रहा है, ये भी नेचुरल फिनोमेना है, जानवर चल रहे हैं, जानवर पैदा हो रहे हैं, इंसान पैदा हो रहे हैं, यानी बर्थ से लेकर डेथ तक जितनी भी फिनोमेना आई ये सारे साइंस के बीच में ही आएंगी, ठीक है। फैन है, बल्ब है, ट्रेन है, कार है, मूवमेंट्स है, ठीक है, वाटर का फ्लो हो रहा है, नदियाँ बह रही हैं, जमीन का मूवमेंट हो रहा है, इस पृथ्वी का मूवमेंट हो रहा है, सन के चारों तरफ पृथ्वी मूव कर रही है, पृथ्वी के चारों तरफ मून मूव कर रहा है, ये सब भी क्या है, फिनोमेना है, ये सब फिजिकल फिनोमेना है। बायोलॉजिकल फिनोमेना इंसान की बर्थ से लेकर बर्थ से लेकर डेथ तक ग्रोथ भी जो है इसमें आता है। इंसान का जो ग्रोथ है ये क्या, बायोलॉजिकल फिनोमेना है। इंसान के बॉडी के, एनिमल बॉडी, प्लांट्स के जितने भी डेवलपमेंट है ये सारे बायोलॉजी के में आएंगे। तो हम देख रहे हैं आगे फिर, तो ये समझ गए साइंस क्या कहता है। साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है जो कि हम क्या करें, नेचुरल फिनोमेना को क्या करें, डीप में स्टडी करें और समझें, और आगे डे बाय डे उसको क्या करें, हम ग्रो करें, डेवलप करें। तो आगे देखते हैं फिजिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग जानते हैं फिजिक्स के जनरली दो पार्ट्स हो रहे हैं। पहला क्या है, क्लासिकल फिजिक्स, एक दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स बचपन से ही पढ़ते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जो थी पहले मॉडर्न फिजिक्स नहीं थी। ये मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल की है। बाकी क्लासिकल फिजिक्स तो पहले भी हम जानते थे, हिट जो है पहले भी था, ठीक है, बट पहले एटम्स नहीं था, मॉलिक्यूल्स नहीं था। पहले मतलब 2, 4, 10 दिन, महीना दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों पहले की बात कर रहे हैं, जो कि एटॉमिक लेवल पर रिसर्च नहीं हुआ था, मॉलिकुलर लेवल पर रिसर्च नहीं हुआ था। पहले बस हाँ लोग जानते थे ये हीट है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन्स ये थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई ना कोई कार चल रही है, बॉडी मूव कर रहा है, इट मीन्स इसमें मोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मैकेनिक्स है, यही चीज़ बता रहा है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स क्या बताए, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर जाके स्टडी करता है। जो कुछ हम पहले पढ़े हुए उसको क्या करना है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम पढ़ते हैं, जितना भी हमारा ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पढ़ते हैं। ये क्या है, इट इज़ मेनली डील विद द माइक्रोस्कोपिक सब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, इट मेनली डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक आप सभी को पता ही होगा, माइक्रोमिस नाम से पता है, माइक्रोमिस छोटा, माइक्रोमिस बड़ा, ठीक है। तो इससे मतलब ये नहीं कि माइक्रोमिस छोटा, माइक्रोमिस बड़ा, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ा सा मीनिंग निकल रहा है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझना। देखो माइक्रोस्कोपिक एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या अंतर है, किस चीज़ को माइक्रोस्कोपिक हम स्टडी करेंगे और किस चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करेंगे। जैसे स्काई में स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, यहाँ पे इतने स्टार्स हैं कि हम एक एक को काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक स्टार को काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करें, हम एवरेज लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आप लोग जितने स्काई में स्टार्स हैं आप उसको
काउंट करके बता दो कितने स्टार हैं, कोई नहीं कर सकता। आपके सर में कितने बाल हैं, हेयर्स हैं, आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम माइक्रो लेवल पे स्टडी नहीं करेंगे। माइक्रो लेवल मतलब एक एक को बारे में हम पढ़ते हैं, एक एक के बारे में स्टडी करेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे, उसी को बोलते हैं माइक्रो लेवल पे, ठीक है। यानी एक एक हेयर को मैं काउंट करूँ, इस हेयर के बारे में अलग से समझूँ, इस हेयर के बारे में अलग से समझूँ, इस हेयर के बारे में अलग से स्टडी करूँ, यानी एक एक हेयर के बारे में अलग अलग से सभी के बारे में स्टडी करूँगा, तो ये हो जाता है माइक्रोस्कोपी लेवल पे। लेकिन मैक्रोस्कोपी क्या होता है कि मैं एक सैंपल उठाऊं और उसके बारे में स्टडी कर लूँ। इट मीन्स सारे हेयर एक जैसे हैं तो सभी का सेम या इक्विवेलेंट जो भी हमारा रिजल्ट आएगा सबका सेम रिजल्ट आएगा, सबका इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा, इसी को मैक्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ये किस ऑब्जेक्ट के बोलते हैं, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, बड़े पैमाने पर हो, ज़्यादा मात्रा में हो, और क्या हो मतलब एक समान डिस्टेंस पे हो, एक सेम दूरी पे हो और एक सेम रेशियोज में हो, तब उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं। जैसे स्टार है, इसमें क्या बोलते हैं स्काई में, तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टार इतनी लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी लाइट मैं जान रहा हूँ कि इतनी लाइट उससे आ रही है, इतनी लाइट को इमिट कर रहा है, उसकी इतनी रेडिएशन वो प्रोड्यूस कर रहा है। सन भी तो एक स्टार है तो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से इतने रेडिएशन आ रहे हैं। तो क्या मैं सभी एक एक स्टार का चेक करेंगे क्या कि इससे कितना लाइट आ रही है, इससे कितना लाइट आ रही है, इससे कितना नहीं, क्योंकि एक को काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो मैं मान के चलूँगा, यहाँ पे हाइपोथेसिस वाला कंडीशन आ रहा है, तो मैं मान के चलूँगा कि सारे स्टार क्या है, एक जैसे हैं। अब कोई छोटा कोई बड़ा, तो इतने छोटी चीज़ को मैं क्या मान के चलूँ, सारे बराबर हैं, क्योंकि मैं एक को स्टडी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करूँगा, एक स्टार की अगर इतनी लाइट आ रही है तो मैं मान लूँगा कि जितने भी स्टार होंगे सारे के लाइट सेम होगी, सबका रेडिएशन लगभग सेम होगी, तो उसी को मैक्रोस्कोपी लेते हैं कि एक को समझे सबके बारे में समझ गया। एक हेयर के बारे में स्टडी करें, बाकी सब हेयर का लगभग सेम होगा, तो ये मैक्रोस्कोपी हो गया। अब माइक्रोस्कोपी मतलब एक एक के बारे में हम स्टडी करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना, उसी को बोलते हैं। क्योंकि उसकी सेम डेंसिटी नहीं होती है, वो क्या होता है हर जगह सेम लेवल का नहीं होता है, हर कंडीशन में उसकी सेम स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको अलग अलग स्टडी करते हैं, है ना। लेकिन सेम लेवल का, हाँ वो भी माइक्रोस्कोप में क्या हो, सारी चीज़ सेम लेवल का होना चाहिए। जैसे मेरा ये हेयर है तो ये भी हेयर होना चाहिए ना, कि हेयर को नोज से कंपेयर कर दें, नो, सारी चीज़ सेम स्पेसिफिकेशन का होनी चाहिए, तब उसको माइक्रोस्कोपी लेवल करें। लेकिन सारे अलग अलग हो तो मजबूरी है, सबको एक एक इंडिविजुअल स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं अब, तो ये जो भी हमारा जो ये क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें कुछ ऐसे गिने चुने सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि एक मैकेनिक्स होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है और ऑप्टिक्स होता है। और मॉडर्न फिजिक्स जानेंगे कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं मॉडर्न तरीके से, ठीक है। जो अंडरलाइनिंग प्रोसेसेस है, जो अंडरलाइन प्रोसेसेस हैं, उसको हम क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से, टूल्स और मॉडर्न इंजीनियरिंग को हम यूज करके, जितने मॉडर्न साइंस के जो टूल्स है, इंजीनियरिंग के टूल्स है, टूल्स ऑफ साइंस, जितने भी साइंस के टूल्स है हमारी और मॉडर्न इंजीनियरिंग है, उसको यूज करके हम अंडरलाइन जितने प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करते हैं और आगे उसको डेवलप करते हैं। और देखते हैं ये पहला क्या है, मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स किस चीज़ के बारे में बताता है, यहाँ मैकेनिक्स 3 तरह की होती है, ठीक है। एक तो पहली होती है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि एक चैप्टर ही आगे आएगा, वो पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स का मतलब ये होता है फोर्स एंड देयर इफेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, लोड दे रहे हैं, लोड फोर्स ही होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोड लगा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, यही मैकेनिक्स है, ठीक है। जैसे मोशन हो रहा है, मोशन तो ऐसे पॉसिबल नहीं है और ऐसे पॉसिबल भी है। कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिसमें फोर्स लगाना पड़ता है, कुछ मोशन ऐसे हैं जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स लगाए ऑटोमेटिकली वो मूव करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है छत से या स्पेस से, क्या कोई धक्का देता है क्या ऊपर से आकर, नहीं, नेचर ऑटोमेटिकली उसको क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने तरफ खींच रही है। कौन, अर्थ। नेचुरल जो फोर्स है हमारा, फंडामेंटल फोर्स है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींच रही है। वहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ एग्जांपल लूँ, अब लोड का एग्जांपल ले रहे हैं कि जहाँ पे फोर्स लग रहा हो उसके बाद मोशन हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जब तक मुझे कोई धक्का ना दे तब तक मैं यहाँ से मूव नहीं करूँगा, या अपने मन से ना मूव करना चाहूँ, अपने बॉडी को फोर्स ना लगाऊँ, तब तक मैं यहाँ से मूव नहीं करूँगा। छोटा सा एग्जांपल लूँ, एक मार्कर ही है मेरा डेस्क में यहाँ पर रखा हुआ है, जब तक मैं उसको फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं उसको उठाऊंगा नहीं या उसको पुल या पुश नहीं करूँगा, तब तक अपने जगह से हिलने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तब जाकर उस मार्कर में क्या हो रहा है, मूवमेंट आ रहे हैं, यानी मोशन आ रहे हैं।
तो ये दो तरह के हो गए, यानी एक लोड लग रहा है तब, एक लोड नहीं रहा तो भी मोशन हो रहा है। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और आगे जो बीटेक वगैरह करेंगे, बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे तो उसके बारे में डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा मैकेनिक्स में, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हूँ, लिख लेना। एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक होता है सॉलिड मैकेनिक्स, एक होता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दुनिया का फ्लूइड हो, वाटर हो, ठीक है, ब्लड्स ही क्यों ना हो, ब्लड्स हो, वाटर हो, जेल हो, इंक हो, कुछ भी हो, जो भी फ्लूइड हो। अब फ्लूइड के भी कितने पार्ट्स हैं, अब आगे ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊँगा, थोड़ा सा बस मैं उसके बारे में डिक्टेट करके आगे बढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पढ़ोगे तब जब आप जेई लेवल की तैयारी करोगे, नीट वगैरह और आईआईटी जेई के लेवल की तैयारी करोगे, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ मैं 11 लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, जेई लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। अगर होगा तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा सभी के बारे में, एक एकदम बिल्कुल डीप में। तो फ्लूइड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। गैस और दोनों को हम साथ में फ्लूइड बोलते हैं। गैस और लिक्विड को हम दोनों, गैस और लिक्विड दोनों को हम साथ में क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो जितनी भी हमारी गैसेज मूव करी है, चाहे वो एयर हो, एयर के अंदर तो बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर है, एलपीजी हो, ये सारे क्या है, गैस है। नेचुरल गैस हो, सीएनजी हो, ठीक है, और जितने भी एयर में तरह तरह की गैसेज जो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसेज है, सबके बारे में हम स्टडी करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। लिक्विड बारे में अगर स्टडी करना हो कि मेरी नदी बह रही है, कितने स्पीड से बढ़ रही है, क्या उसका ये है, रोटेशनल फ्लो है कि रोटेशनल फ्लो है, कौन सा टाइप का फ्लो हो रहा है, कौन सा मोशन हो रहा है, स्टडी मोशन है कि अनस्टडी मोशन है, ये सारी हम डीप में पढ़ेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ेंगे। तो ये तो बात करता है फ्लूइड मैकेनिक्स की। बट एक आता है सॉलिड मैकेनिक्स, जो कि, और एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट को डील करता है। जैसे एक डिफॉर्मेबल बॉडीज़ है, डिफॉर्मेबल बॉडीज है, उसको मेरा सॉलिड मैकेनिक्स डील करता है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या डील करता है कि नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे आपने ट्रेन में बैठा होगा, तो जब ट्रेन गुजरती है तो नदी के ऊपर ब्रिज बना होता है, तो ब्रिज के ऊपर ऐसे ट्रसेज बने होते हैं, ऐसे 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 ट्रसेज बने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे ट्रसेज बने होते हैं, ऐसे ऐसे, और इस पर बहुत तरह के क्या होते हैं, ये लगे होते हैं ऐसे, ये आप लोगों ने देखा ही होगा इस तरह के। तो इसको ट्रस बोलते हैं। क्या करता है इसका काम, ये सारे लोड को बियर करता है, जितने भी लोड जा रहा है उस ब्रिज पे, उस सारे लोड को बियर करता है, और कहाँ जाता है, वो एंड पॉइंट पर दोनों को लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये अलग कहानी है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और ऊपर कैसे लोड बियर कर रहा है, इंजीनियरिंग की कहानी है, इतने डीप में नहीं जाने हैं। तो ये हमारी क्या है, मूव कर रहा है क्या, कि स्टेशनरी है, ये तो स्टेशनरी है, ये तो मूव नहीं कर रहा है। हमारा घर है, बिल्डिंग है, क्या हमेशा मूव करता है क्या, नो, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो इसके बारे में जितने भी हमारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मूव नहीं कर रहे हैं, उसमें हम जो भी मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है वो हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और सॉलिड मैकेनिक्स का, अगर सॉलिड मैकेनिक्स का क्या पढ़ेंगे, जो मूव कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, मेरा फैन चल रहा है, मोशन तो हो रहा है, मूव भी कर रहा है, फोर्स लग रहा है और मूव कर रहा है, तो ये हो गया मेरा सॉलिड मैकेनिक्स से पढ़ेंगे। यानी ये डिफॉर्मेबल बॉडीज है, दो तरह की बॉडीज होते हैं, नॉन डिफॉर्मेबल और डिफॉर्मेबल, यानी मूव कर रहा है, एक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। हम मूव कर रहे हैं, हम डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं, ठीक है। हमारी कार है, कार में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, कार चल रही है, एरोप्लेन उड़ रही है, ये सारे क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडीज है, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं फोर्स लगाने पर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। तो सिंपल सा देखते हैं, इतना तो मैंने कहानी बता दिया। तो सिंपल सा डेफिनीशन क्या होता है, एक लाइन का डेफिनीशन बोलूँ मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स का डेफिनीशन होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड देयर इफेक्ट ऑन मशीन, स्ट्रक्चर और फ्लूइड etc। यानी सिंपल ये कह रहा है कि किस चीज़ की स्टडी है, ये लोड के एप्लीकेशन और उसके इफेक्ट जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी मशीन पे, किसी फ्लूइड पे लग रहा है, उसके बारे में हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसी सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैकेनिक्स है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोड लगा रहे हैं, किसी मशीन पे, किसी फ्लूइड पे, किसी नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज पे या डिफॉर्मेबल बॉडीज दोनों, या कोई स्ट्रक्चर पे हम लोड लगा रहे हैं, इट मीन्स फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ को हम एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स इज द study of application of load and their effect on any machine, structure or fluid etc is known as mechanics। अब वो इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट दो तरह के होते हैं, कि जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, वो मूव नहीं करा, ये भी तो इफेक्ट है। किसी ऑब्जेक्ट मैंने फोर्स लगाया, वो मूव कर गया, ये भी तो एक इफेक्ट है। मूव तो कर गया, ये खैर चलता है, ये तो बनता है मूव कर गया, दिखा कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है, कुछ ना कुछ इफेक्ट दिख रहा है मुझे, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगा दिया और उसका मोशन ही नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इट मीन्स मेरा फोर्स गया कहाँ,
ये सोचने वाली बात आती है, अगर मूवमेंट हो गया तो यानी पोजीशन चेंज कर लिया यहाँ से कहीं तो दूसरे जगह चला गया, इसमें मूवमेंट हो गया, इफेक्ट देखने को मिल गया फोर्स लगाने पर। लेकिन जो बॉडी अगर मूव नहीं करे उसमें कहाँ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो बात यही है कि आप सभी ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि आप जितना फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी आप पर उतना फोर्स लगाती है। वो बॉडी तभी मूव कर पाएगी जब उसके फोर्स से ज़्यादा आपकी फोर्स होगी, तभी वो बॉडी मूव कर पाएगी। यानी मैंने इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ, यानी दीवारें पीछे, ये मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये मेरी फोर्स को एब्जर्व कर रहा है। तब तक ये मूव नहीं करे जब तक मेरी फोर्स इससे ज़्यादा ना हो जाए। यानी इसमें अंदर कुछ ना कुछ हलचल आ रही है, भले मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें इंटरनल कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है। या तो वाइब्रेट करेगा, या तो उसमें साउंड को फॉर्म में देखना, अगर किसी चीज़ पे मैं मारता हूँ तो भले मूव ना करे लेकिन उसमें कंपन आती है, यानी वो वाइब्रेट करके उस मेरी एनर्जी को, उस मेरी फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे होल वाल पे, पूरे होल बिल्डिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे देता है और एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए मूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरा इफेक्ट दिखेगा। ये होता है, ज़्यादा डीप में चले गया, सॉरी, बैक आते हैं अपने टॉपिक पे आगे। अब आता है थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, बहुत अच्छा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दोनों अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट भी है मेरा। देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the energy interaction and its effect on system and surrounding। यानी सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। अब एनर्जी कोई भी हो सकता है, हीट एनर्जी हो सकता है, और जनरली यहाँ पे हीट एनर्जी होता है। कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में जितनी भी एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, हम एनर्जी को पढ़ते हैं, वो सारे थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, एसी किस पे, थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। रेफ्रिजरेटर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसी थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है ना। इंजन वगैरह जो भी होते हैं हमारे, आईसी इंजन होता है, एसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन जो हमारे कार में लगते हैं, बाइक्स में लगते हैं, ये सारे इंजन क्या है, ये अलग एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसी थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। यानी यहाँ पे हीट और एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, हीट और एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे रूम की एनर्जी है कोई, ठीक है, बाहर हम क्या कर रहे हैं, हीट को बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, तो कैसे फेंकेंगे, तो वहाँ पे एसी लगाएंगे, तो एसी क्या करता है, अंदर की हीट को बाहर निकाल कर फेंक देता है। तो जब हीट बाहर निकल जाएगा तो अंदर कूलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई रूम को ठंडा वंडा नहीं करता है एसी रूम को ठंडा नहीं करता, ऑटोमेटिकली और ठंडा और फीलिंग होने लगती है, क्योंकि जब अंदर की हीट को बाहर निकाल कर फेंक देगा तो सिंपल सी बात है, अंदर क्या हो जाएगा, रूम खुद ब खुद कूल हो जाएगा और वो ठंडा महसूस होने लगेगा। रेफ्रिजरेशन का काम यही होता है, जो अंदर हमारी जो गर्म हवाएं अंदर इन करती हैं, या हमारी जो हीट अंदर है उसको क्या करता है, कंप्रेसर के थ्रू बाहर रिमूव करता है। रेफ्रिजरेंट उसमें डालते हैं कि क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब बाहर रिमूव कर देता है, अंदर कूलिंग इफेक्ट दे देता है। तो इसी के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, और वो चैप्टर जब शुरू करेंगे तो आप देखेंगे लॉज वगैरह सब पढ़ेंगे। अगला आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फिनोमेनन क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह के बारे में हम इसमें डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल से क्या एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। ये सिंपल कहता है कि हमारा ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताता है। तो देखते हैं, जो हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आएंगे, ओम्स लॉ जो पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, सब इस हम टॉपिक में पढ़ते हैं। अगला लाइन लास्ट टॉपिक आता है ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स भी एक साइंस का ऐसा ब्रांच है, यानी फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लाइट का रिफ्लेक्शन और इसके लॉज पढ़ते हैं, यानी सिंपल से हम उसके लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और लाइट में दो तरह की फिनोमेना आती है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक आता है रिफ्रैक्शन। लाइट के रिफ्लेक्शन यानी बाउंस पे वो वापस चले जाना, रिफ्लेक्शन मतलब आर पार हो जाना, ये दोनों आएंगे। मेन टॉपिक यही है और सिर्फ यही दो टॉपिक पढ़ना है उसमें डीप में। और ऑप्टिक्स में दो ब्रांचेज हो जाते हैं, पहला एक होता है रे ऑप्टिक्स, होता है वेब ऑप्टिक्स। तो जो हम भाई बोला वो रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा है, दूसरा क्या हो गया, वेब ऑप्टिक्स।
क्योंकि आपको पता है कि लाइट है डुअल नेचर, यानी ये क्या है, वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है। तो वेव नेचर अलग पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर हम अलग पढ़ेंगे, जो कि पार्टिकल नेचर वही रे की बात करता है। तो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। इसमें कौन कौन सा क्लास 12 का है, ये तो 11th का ही है, ये भी 11th का ही है, ये 12th का है, ऑप्टिक्स वाला, ठीक है। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन एक लाइन में बोल दूँ कि ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the phenomenon regarding light, phenomenon involving light, this is known as optics। so फ्रेंड, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग की फिजिक्स के बारे में सब कुछ पता चला, फिजिक्स के पार्ट्स कितने हैं, सबका अलग अलग क्या मतलब है, किसमें क्या पढ़ेंगे, साइंस का क्या डेफिनेशन होता है, साइंस कहाँ से आया है। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं फिजिक्स के कुछ और भी टर्म्स हैं जिसके बारे में हम समझते हैं, और अगले वीडियो में देखेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, यूनिफिकेशन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, फिजिक्स के स्कोप के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये मेरा पहला जो चैप्टर अपना बनाया हूँ ये समाप्त होगा, और फिर दूसरे वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, और उसमें बिल्कुल हम डीप में जाएंगे और अच्छे से समझेंगे। क्लास 11 के लेवल के हम बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।